ये तो सभी जानते हैं कि भारत के पास सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में परमाणु अस्त्र हैं। पूर्व में भारत के पास रासायनिक शस्त्र भी थे। हालांकि भारत ने अपने नाभिकीय शस्त्रागार के आकार के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि हमारे पास 110 से 120 नाभिकीय शस्त्र हैं। हम मानसिक रूप से कमजोर नहीं हैं, बस हम प्राथमिक आक्रमणकारी नहीं हैं। यह स्वभाव हमारी एक कमजोरी भी है और बचाव का स्पष्ट साधन भी। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में जो अभी विकसित किए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इनके विकसित हो जाने पर भारत युद्ध की दृष्टि से एक सुपर पावर बन सकता है। काली 5000 जो दुश्मन के हर हवाई जहाज, मिसाइल और रॉकेट समेत हर अनवांटेड वस्तु के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और चिप्स को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली झटके से फेल कर हमारे देश और सीमाओं की रक्षा करेगा। आने वाले समय में युद्ध के क्षेत्र में भारत सुपर पावर बन सकता है। सुनने में ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन भारत गोपनीय तरीके से काली 5000 यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर मिशन पर अनुसंधान में जुटा है। यह अनुसंधान पूरा हो जाने पर भारत की हवाई सुरक्षा अभेद हो जाएगी। काली 5000 मिशन 1985 में BARC के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1989 में इस महत्वपूर्ण सामरिक योजना पर आधिकारिक तौर पर मूर्त रूप से काम शुरू कर दिया गया था। DRDO और भाभा रिसर्च सेंटर भी युद्ध के इस तकनीकी महत्व में सहभागी हैं। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000 नामक कई जटिल वर्जन बनाए जा चुके हैं। यह वह तकनीक है जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम को फायर करके अपनी तरफ आ रहे आक्रामक हथियार को नष्ट किया जा सकेगा। काली 5000 मिशन पूरा हो जाने पर दुश्मन की किसी भी मिसाइल, विमान या किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार गिराया जा सकेगा। जानकारों की माने तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यह तकनीक दूसरे कई उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग में लाई जा चुकी है, पर अब इस तकनीक को ज्यादा एडवांस बनाने का काम चल रहा है, जिससे अंतरिक्ष में ही जासूसी, सैन्य और संचार के हर तरह के ऑब्जेक्ट को समाप्त कर सकें। साथ ही दूर दुश्मन देश के विमान, संचार और रॉकेट मिसाइल तंत्र को भारत में बैठे बैठे ठप किया जा सके। इसी सैन्य ताकत को बढ़ाने में इसके इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। DRDO भी इस मिशन में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काली 5000 किसी भी लेजर वेपन से ज्यादा तेज और घातक होगा। काली का युद्ध में प्रयोग में लाए जाना हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की नजरों में एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। खैर, काली को पूरी तरह से डेवलप होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। उसे रीयूज करने पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि अभी इसे बनाकर बस एक ही बार यूज किया जा सकता है। इसे और एडवांस और जटिल बनाने पर काम चल रहा है। इसे एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में तैयार करने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, पर इतना तो तय है कि जब भी काली 5000 प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, भारत सच में युद्ध की दृष्टि से एक सुपर पावर बन सकता है। INS विशाल एशिया में धमाकेदार तरीके से अपने वर्चस्व को स्थापित करने की दिशा में भारत ने गुप्त पहल कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना देश के पहले परमाणु ईंधन से चलने वाले अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। दरअसल INS विशाल भारतीय नौसेना की एक बड़ी तलाश को पूरा करने का दम रखता है। विक्रांत के बाद यह दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल को इस कदर तैयार किया जा रहा है कि ये INS विराट, विक्रांत और विक्रमादित्य से भी एक कदम आगे निकल जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो INS विशाल 65,000 टन का एक भीम का युद्धपोत होगा, जिसकी कुल लंबाई 300 मीटर के आसपास रहेगी और चौड़ाई 60 से 70 मीटर तक हो सकती है। इसके डेक पर 50 जंगी जहाज होंगे, जिसमें 30 फाइटर प्लेन और 20 चॉपर रहेंगे। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया जाएगा। INS विशाल भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा और उम्मीद की जा सकती है कि युद्धपोत को परमाणु ऊर्जा से लैस किया जाएगा। भारत में बना यह अपनी तरह का सिर्फ दूसरा विमान वाहक युद्धपोत होगा। यही नहीं, इस युद्धपोत पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस और ड्रोन तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक INS विशाल पर कम से कम $5 बिलियन की लागत आएगी।
और ये अब तक नौसेना में शामिल किए गए किसी भी दूसरे असले से ज्यादा महंगा होगा। अगर भारत आईएनएस विशाल पर ध्यान देता है तो 2025 तक भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत तैयार हो सकता है। विशाल के आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा तो हो ही जाएगा। साथ ही भारत दुनिया के उन चंद देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके जंगी बेड़े में 2 या 2 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। अब तक दुनिया के 9 देशों के पास विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिनमें भारत आईएनएस विशाल के आने के बाद इस दौड़ में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। डीआरडीओ ऑरा। डीआरडीओ अभी एक स्वदेशी यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाने में जुटा है, जिसका निर्माण इसकी बेंगलोर, हैदराबाद और देहरादून में स्थित प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बनने के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए यूज किया जाएगा। ये एडवांस कॉम्बैट ड्रोन युद्ध की अत्याधुनिक खूबियों से लैस होगा। कहा जा रहा है कि इसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर, डेटा लिंक्स, फायर कंट्रोल रेडार्स और ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक होंगी। इसे इतना स्मार्ट बनाया जा रहा है कि ये युद्ध के दौरान खुद से दोस्त और दुश्मन में फर्क करके जरूरी फैसले ले सकेगा। इस यूसीएवी से दुश्मन के टारगेट पर मिसाइल और बॉम्ब फायर करने का काम लिया जाएगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अपनी डेवलपिंग स्टेज पर है, जिसमें 20 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में समर्थ होगा, जिसका वजन 15 टन तक हो सकता है। मिसाइल और बॉम्ब के अलावा ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकेगा। सोर्सेज की माने तो डीआरडीओ के द्वारा लगाया गया इस प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट ही 75 करोड़ के आसपास है। इसकी अंतिम कीमत इसके पूरी तरह से बन जाने के बाद ही पता लगेगी। डीआरडीओ का ये यूसीएवी फिलहाल ऑरा यानी ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जा रहा है। डीआरडीओ ने कन्फर्म किया है कि ऑरा के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी तकनीकों पर अच्छे से विचार कर लिया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी में सबसे खास फ्लाइंग विंग और स्टेल्थ तकनीक है। स्टेल्थ तकनीक, या जिसे एलो तकनीक भी कहते हैं, सैन्य योजनाओं का एक प्रकार है जिसमें विमान, व्यक्तियों, जहाजों और पनडुब्बियों को कई तकनीकों का उपयोग कर उन्हें रेडार, इंफ्रारेड सोनार और दूसरे पकड़े जाने वाले तरीकों से लगभग अदृश्य बनाया जाता है। डीआरडीओ इस यूसीएवी प्रोजेक्ट के लिए एक खास तरीके का फ्लाइंग विंग डिजाइन तैयार कर रहा है, क्योंकि अब तक लगभग सभी देशों में इस तरह के ड्रोन्स में एयरक्राफ्ट से मिलते हुए डिजाइन यूज किए गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए इसका डिजाइन बहुत ही छोटा और हल्का रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी में किसी ड्रोन या एयरक्राफ्ट के डिजाइन को इस तरह से बनाया जाता है कि वो आम एयरक्राफ्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा हल्का और छोटा हो। इसके लिए उसके इंजन, फ्यूल टैंक और दूसरे जरूरी हिस्सों को उसके विंग्स में ही डिजाइन किया जाता है। साथ ही आम एयरक्राफ्ट की तरह पिछले हिस्से में निकली हुई पूंछ जैसी डिजाइन को भी खत्म कर दिया जाता है। ये अनोखी फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी ऑरा को किसी भी तरीके से डिटेक्ट कर पाने में असफल कर देगी, जिससे ऑरा दुश्मन के इलाके में बगैर रेडार में आए घुस सकेगा। ये कॉम्बैट ड्रोन खुद ही टारगेट्स को पहचानने और उस पर हमला करने में समर्थ होगा। साथ ही इसका सबसे खास फीचर इसका लैंडिंग और टेक ऑफ में लिया जाने वाला कम रनवे और टाइम होगा। सूत्रों की माने तो इसकी लैंडिंग और इसके टेक ऑफ की कम टाइमिंग पर दूसरे देशों से सहायता ली जा सकती है, पर डीआरडीओ का दावा है कि वो ये सारी तकनीक खुद ही विकसित करने में समर्थ है। एंटी सैटेलाइट वेपन। भारत की कई मिसाइल्स की क्षमता अमेरिका और चाइना की मिसाइल्स की जितनी ही है, पर फिलहाल भारत एक एंटी सैटेलाइट वेपन बनाने पर काम कर रहा है, जिसमें अग्नि 3 मिसाइल को एक सैटेलाइट को नष्ट करने के हथियार बनाए जाने की बात चल रही है। फॉर्मर डीआरडीओ चीफ वीके सारस्वत की माने तो भारत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने की तैयारी में है, जो भारत की मिसाइल्स पावर को एक नए मुकाम पर ले जाएगी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक एंटी सैटेलाइट वेपन धरती की ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए डेवलप की गई एक तकनीक है, जो अब तक बस दुनिया के 3 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। इसके अलावा इसे बनाने की कोशिश
इजराइल और भारत के अलावा कोई देश नहीं कर रहा है। अगर भारत इसे बना लेता है तो वह एंटी सैटेलाइट बनाने वाला चौथा देश होगा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने की योजना अग्नि 3 और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के हथियारों को मिलाकर बनाई जा रही है। डीआरडीओ ने इसकी मारक क्षमता पर भी अध्ययन कर लिया है, जो अधिकतम 2000 किलोमीटर है, जिससे धरती के लोअर ऑर्बिट्स में मौजूद सैटेलाइट्स को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस बात को लेकर भारत पूरी दुनिया में अब एक्सो एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल बनाने के प्रयास के लिए जाना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक्सो एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल किसी मिसाइल के साथ जुड़ा हुआ एक फ्लाइंग डिवाइस है, जो धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद मिसाइल से अलग होकर वहां मौजूद दुश्मन की किसी बैलिस्टिक मिसाइल को उसके लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकता है। फॉर्मर डीआरडीओ चीफ के हिसाब से भारत के पास वो सभी चीजें मौजूद हैं जो एक ऐसा एंटी सैटेलाइट हथियार बना सकें जो धरती के लोअर ऑर्बिट्स में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को निष्क्रिय या नष्ट कर सके। अग्नि 3 और दूसरे हथियारों में वो सभी क्षमताएं हैं जो मिलकर इस काम को अंजाम दे सकें, पर इसे एक निश्चित रूप देना अभी बाकी है। फिलहाल ये प्रोग्राम अपनी पहली स्टेज पर है, जिसके डेवलप होने के बाद भारत पूरी तरह से धरती के निचले हिस्सों में मौजूद सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल तौर पर नष्ट या निष्क्रिय कर सकेगा। कर्ण टैंक, इसे डीआरडीओ द्वारा अर्जुन टैंक को आधार बनाकर डेवलप किया जा रहा है। अभी तक इसके आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे औपचारिक तौर पर कर्ण नाम दिया जा रहा है। इसे अर्जुन और T-72 रूसी टैंक को जोड़कर बनाया जा रहा है। ये मध्यम युद्धक टैंक की श्रेणी का है, जिसका वजन 48 टन है। इस पर 120 mm की राइफल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, यानी 5 किलोमीटर दूर मौजूद मजबूत कवच वाले टैंक को ध्वस्त कर सकता है। इसके कम वजन का होने की वजह से यह तेज दौड़ सकता है और किसी भी हमले के दौरान इसमें बैठे 5 सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं। इसका कवच किसी भी क्षमता के गोले का वार बेकार करने में समर्थ है। इसके अलावा ये गोला दागने की एकीकृत प्रणाली से लैस है, जो टैंक के गतिमान रहते हुए भी टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। उन्नत तकनीक से युक्त कर्ण टैंक में लेजर रेंज फाइंडर भी शामिल है, जिसकी मदद से रात में इससे अचूक निशाना लगाया जा सकता है। भारत की आर्मी को मजबूत करने में कर्ण टैंक एक अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग बिना रुके एंजॉय कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।